स्टूडेंट्स, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पेपर विश्व के प्रमुख संविधानों की श्रृंखला में स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका यानी संघीय सभा का अपन ने अध्ययन किया था, जिसको अपन संघीय संसद नाम दिया गया है नए संविधान में। और संघीय जो कार्यपालिका है उसको संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका संघीय सरकार अर्थात फेडरल गवर्नमेंट, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं नाम पर जोर इसलिए दे रही हूँ, मेरा प्रेशर क्या बोलते हैं, ध्यान, अतिरिक्त ध्यान इस वर्ड के ऊपर इसलिए है क्योंकि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, सभी सरकारें इन 3 अंगों के माध्यम से काम करती हैं। लेकिन अलग अलग देशों में इन तीनों अंगों के नाम अलग अलग होते हैं, है ना। अलग अलग होते हैं, कहीं कांग्रेस कहते हैं, कहीं राष्ट्रपति के रूप में होता है, कहीं कुछ और होता है, कहीं डायरेक्ट केंद्रीय सरकार होती है। लेकिन यहाँ पे जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसको संघीय सरकार कहा गया है। आपके पेपर में अगर कार्यपालिका के बारे में अगर कुछ आता है तो वो आता है संघीय सरकार के बारे में, जो भी कार्य प्रणाली, पद्धति, कार्य शक्तियाँ आदि। तो आप नाम को विशेष रूप से ध्यान में आपको रखना है कि स्विट्जरलैंड की केंद्रीय जो कार्यपालिका है उसको संघीय सरकार का नाम दिया गया है। देखिए, स्विट्जरलैंड का जो मूल संविधान था वो 1848 में बना था। फिर इसी संविधान को 1998 में नवीन संविधान बनाया गया और 18 अप्रैल 1999 को इस संविधान को लागू किया गया। और 1848 में जो संविधान बना और 99 में जो संविधान बना, इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं है, मूलभूत विशेषताएं लगभग वही हैं। तो जो प्रमुख इनकी जो कार्यपालिका की जो विशेषताएं थी, कार्यपालिका से संबंधित जो 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बहुल कार्यपालिका है और द्वितीय, यहाँ पे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाओं का समन्वय पाया जाता है। पुराने संविधान में इसको फेडरल काउंसिल का नाम दिया गया था, संघीय परिषद, और 99 में इस पूरी कार्यपालिका को अब नाम दिया है फेडरल गवर्नमेंट अर्थात संघीय सरकार। सरकार का मूल रूप वही है जो पहले था, है ना। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। ये जो स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है, ये विश्व की जो वैधानिक जितनी भी पद्धतियां हैं उनमें सबसे अनुपम है। ये एक ऐसी संस्था है जिसका अध्ययन करना सभी संस्थाओं के बजाय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अपनी तरह की एक अनूठी कार्यपालिका है। एक इस प्रकार की कार्यपालिका है जो अपने आप में अनूठी है। इसका विधानमंडल के साथ जो संबंध है, ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलता है। अब अमूमन सब लोग ये मान के चलते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी अ वन पर्सन, एक व्यक्ति जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, एक एकल कार्यपालिका और एक बहुल कार्यपालिका। और एकल कार्यपालिका के 2 उदाहरण आप पढ़े हैं, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, आपके भारत में है, या विश्व के सभी संविधानों में। लेकिन स्विट्जरलैंड का संविधान इसका अपवाद है और यहाँ की जो कार्यपालिका है वो एक सामूहिक कार्यपालिका है और इसको बहुल कार्यपालिका का नाम दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, कार्यों तथा शक्तियों और व्यवस्थापिका के साथ इसके संबंधों का उल्लेख किया गया है। 174 में ये कहा गया है कि यहाँ पे एक उच्चतम कार्यपालिका होगी, है ना। और इसके 2 प्रमुख बात हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी कार्यपालिका बहुल है और ये कार्यपालिका 7 सदस्यीय है। इसमें 7 सदस्य होते हैं, समान पद और समान अधिकार वाले। दूसरी बात तो ये है
कि यहाँ पे जो है इनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। इसका महत्व केवल इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, तो इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों? लेकिन इसके बारे में ये है कि यहाँ के कार्यपालिका मेंबर जनता के साथ इतने ज़्यादा संपर्क में रहते हैं कि जनता भी संघीय परिषद के द्वारा, संसद के द्वारा किए गए निर्वाचन को अपना निर्वाचन मानती है, और दूसरा वो इसको दलबंदी से भी अलग रखना चाहते थे, इसलिए इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन रखा गया। इसकी योग्यता में सिर्फ इतना ही है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुनने के योग्य है वो संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है, और इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व भी होता है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर कार्यपालिका में राजनीतिक सजातीयता नहीं पाई जाती है। यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण जो प्रतिनिधित्व है वो उसका यहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पे भाषाई विविधता का भी इन्होंने ध्यान रखा है, और एक परंपरा ये है कि जो दो बड़े कैंटन हैं, खास तौर से बर्न और ज्यूरिच, इनका एक व्यक्ति हमेशा इसमें रहता है, और चारों भाषाएं जो हैं जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, सभी भाषाओं का भी एक प्रतिनिधि इसमें सदस्य होता है। तो अमूमन संघीय सरकार के जो सदस्य हैं वो संघीय संसद के सदस्यों से ही निर्वाचित होते हैं, लेकिन उनको अपने निर्वाचित होने के तुरंत बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। ना ही कोई ये पद धारण कर सकते हैं कैंटन के अधीन, ना ही उनको किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की कोई आज्ञा होती है। इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। इनका सारा निर्वाचन प्रतिनिधि सभा की कार्यकाल पर निर्भर करता है। यदि प्रतिनिधि सभा के अगर समय से पहले भंग हो जाती है तो इनका भी निर्वाचन दोबारा उनके साथ में संयुक्त अधिवेशन में इनका करना पड़ता है। मृत्यु के कारण, त्यागपत्र के कारण, किसी भी कारण से अगर कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो शेष अवधि के लिए मेंबर को चुन लिया जाता है, नए व्यक्ति को। इनके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई अनेक व्यक्ति कई बार संघीय पर जो सरकार है इसके सदस्य चुने जाते हैं, कि बड़े कई सारे लोग हैं, तो कई बार जब तक वो चाहे संघीय संसद तब तक ये अपने पदों पर बने रह सकते हैं। संघीय सरकार का जो अध्यक्ष होता है वही राष्ट्रमंडल का राष्ट्रपति कहलाता है, और इसका चुनाव प्रतिवर्ष होता है। इसमें वरिष्ठता का नियम जो है वो चलता है। एक वरिष्ठता आदमी अध्यक्ष होता है और उसके जस्ट बाद वाला उपाध्यक्ष होता है, और नेक्स्ट ईयर उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बना देते हैं। तो ये ज्येष्ठता के क्रम से रोटेशन वाइज ये नाम सबके पास आता है ना। तो इस प्रकार से जो है ज्येष्ठता के नियम का इसमें ध्यान रखा जाता है कि क्रम से सभी सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद प्राप्त हो जाए। तो परंपरा यही है कि उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष चुन लिया जाता है। बाकी अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी सभी एक एक विभाग के प्रमुख होते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष राष्ट्रपति का काम करता है, लेकिन अध्यक्ष जो होता है उसको अगले वर्ष उपाध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि संघीय सरकार के अध्यक्ष या स्विस राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति और के अधिकार और कार्य क्या है। देखिए, स्विट्जरलैंड जो है पूरी तरीके से प्रजातंत्र और गणतंत्रीय भावना का प्रतीक है। यहाँ पर प्रजातंत्र के प्रति अगाध आस्था है और वो व्यवहार में भी देखने को मिलता है। इसी के कारण यह कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपकर एक समूची समिति को प्रदान की है, और जो समिति का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसको किसी भी प्रकार की उच्च स्थिति प्राप्त नहीं है। लॉवेल ने ये कहा है कि यह साधारण रूप से कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष होता है और वह ये जानने का प्रयत्न करता है कि उसके साथी क्या कर रहे हैं
बस वो केवल नाम मात्र के अध्यक्ष के औपचारिक कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि केवल वो ऐसे कार्य करता है जो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है या करने चाहिए। तो इसके दो प्रकार के कार्य हैं। एक तो राज्य मंडल के राष्ट्रपति के रूप में एज प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन, सेकंड संघीय सरकार के सभापति के रूप में एज चेयरमैन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, राष्ट्रपति के रूप में तो वो जो है वो राष्ट्र का प्रतीक है, तो महत्वपूर्ण अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, परिचय पत्र स्वीकार करता है। तो एक अपने देश का प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि ये मात्र औपचारिकता पर है, उसे कोई विशेषाधिकार यहाँ पर प्राप्त नहीं है। एक्सक्यूज मी। और जब अन्य राज्यों के प्रधान उनकी यात्रा पर आते हैं तो सातों के सातों उनका एक साथ स्वागत करते हैं, है ना। और संघीय चांसलरी का निर्देशन और नियमन करता है। सभापति के रूप में जब अपन बात करते हैं तो ये जो है, जो सभा की जो मीटिंग होती है तो इनकी अध्यक्षता करता है और टाई होने पर निर्णायक मत का प्रयोग करता है और किसी एक विभाग का वो अध्यक्ष होता है और सभी सदस्यों के समान अपने पावर का इस्तेमाल करता है। अन्य विभाग के मामलों में उसे केवल निरीक्षण का अधिकार है, सुझाव दे सकता है, वो आदेश नहीं दे सकता। अन्य मेंबर्स को वो ना तो नियुक्त करता है, ना ही उनको पदच्युत करता है और ना ही उनके विभाग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। तो किसी भी अर्थ में वो संघीय सरकार का मतलब कहने का मतलब है नेता नहीं है या सर्वोच्च स्थिति नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि सातों की सातों कार्यपालिका मेंबर्स की शक्तियां और अधिकार बराबर हैं, समान हैं। पद स्थिति की जहाँ तक हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की जो पद स्थिति है वो शक्ति शून्य की है, सभी सदस्य समान हैं, इस कारण बहुल कार्यपालिका है। यह वास्तव में न तो उस राष्ट्र का प्रधान है और न ही कार्यपाल शासन का। उसके पद का कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है, उसका न कोई विशेषाधिकार है, न कोई विशेष प्रभाव है। राष्ट्रपति पद स्विस शासन का सर्वोच्च पद है। उसके द्वारा कुछ ऐसे औपचारिक कार्य किए जाते हैं जिन्हें समस्त सदस्य एक साथ नहीं कर सकते हैं। संघीय सरकार के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। अब बात ये उठती है कि संघीय सरकार जो है उसके कार्य और शक्तियां कौन कौन सी हैं। देखिए, संघीय सरकार अर्थात एक कार्यपालिका एक प्रशासनिक संस्था है। अनुच्छेद 180 से लेकर के अनुच्छेद 187 तक कार्य और शक्तियों की एक लिस्ट जो है की संविधान में दी गई हैं। प्रकार कोई भी कार्यपालिका हो, किसी भी देश की कार्यपालिका हो, वो सबसे प्रमुख काम तो उनका प्रशासनिक कार्य होता है, लेकिन प्रशासनिक कार्य के साथ साथ विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियां भी उनको प्राप्त होती हैं। तो अमूमन जब कभी भी आपको किसी भी सरकार की शक्तियों के बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो सरकार की शक्तियों में प्रमुख रूप से कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। व्यवस्थापिका की शक्तियों के बारे में बात कही जाए तो प्रमुख रूप से उनकी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां होती हैं। तो कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत इनकी जो बातें हैं वो इस प्रकार से है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकारी नीति का निर्धारण करती है और जनता का सरकार के साथ संबंध, है ना। सरकार की नीति के लक्ष्य प्राप्ति के साधन, सरकार के कार्यों का नियोजन, समन्वय और उनकी जितनी भी जो जानकारियां हैं उनको जनता को प्रदान करती है। और है ना, जब सार्वजनिक हित या सरकार के हित में हो तो नहीं करेगी, अदरवाइज वो सरकार का जनता के साथ तारतम्य बिठाने का प्रयास करती है। शासन व्यवस्था का संचालन भी इसी का काम है। संधियों, विधियों, आदेशों के अनुसार, इनके व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार, अध्यादेश के अनुसार, न्यायपालिका के निर्णय के अनुसार समस्त कार्य रूप, सारी कानूनी व्यवस्था का कार्य रूप में संचालन जो है वो कार्यपालिका का काम है। सभी पदों पर नियुक्तियां करने का काम इन्हीं लोगों को है। यहाँ पे जिन पदों पर नियुक्ति का अधिकार संघीय संसद, सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य को नहीं है, वो सारी नियुक्तियां ये लोग करते हैं।
वैदेशिक संबंधों का संचालन जो है कार्यपालिका करती है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का दायित्व भी जो है वो कार्यपालिका का होता है। अध्यादेश भी जारी कर सकती है। संघीय सेना के ऊपर नियंत्रण करना भी कार्यपालिका का काम है ना। अगर 4000 से अधिक सेना का प्रयोग करना हो तो संघीय संसद की स्वीकृति की जाती है। इसके बाद में विधायी जो शक्तियां हैं, विधायी से मतलब है कानून निर्माण संबंधी शक्तियां, है ना। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को कि कार्यपालिका के अंदर कौन सी शक्तियां आती हैं, व्यवस्थापिका के अंदर कौन सी शक्तियां आती हैं। ये इट शुड बी क्लियर, है ना। विधायी शक्तियों में जब अपन बात करते हैं तो विधायी शक्तियों में ये है, हालांकि स्थिति महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि ये संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, है ना, लेकिन ये उनकी बैठकों में भाग लेते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन वोट डालने का राइट इनको नहीं होता है। संघीय सरकार स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। किसी पर्टिकुलर विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है ना। उनकी वो किसी प्रस्ताव भी उसमें बना सकती है, लोक निर्णय के लिए भी कह सकती है और कानून की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णायक शक्ति इनके पास में नहीं है। ये अध्यादेश जारी करने और प्रदत्त व्यवस्थापन प्रणाली के अंतर्गत कानून निर्माण करने का इनका अधिकार है और संघीय सरकार के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश सीमित समय के लिए ही मान्य होते हैं। तीसरा इनकी वित्तीय पावर्स हैं। हालांकि वित्तीय प्रशासन का जो संचालन है वो संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। ये बजट तैयार करती है और पार्लियामेंट के सामने रखती है। आय और व्यय का ब्यौरा भी पार्लियामेंट को देना पड़ता है। ये टैक्सेस और अन्य जितना भी टैक्सेस हैं उनको इकट्ठा करके फिर संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी करती है। कैंटनों और केंद्र सरकार अर्थात राज्य मंडल के बीच संबंधों का भी संचालन करती है और संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर कुछ अधिकार प्राप्त हैं। वित्तीय, सैनिक, प्रशासनिक कार्यों के उन सबकी स्वीकृति जो है वो ये जारी करती है। संकटकालीन इमरजेंसी पावर्स भी इनके पास है। हालांकि पहले कोई इमरजेंसी पावर्स इनके हाथ में नहीं थी, लेकिन व्यवहार में जब कभी भी कोई संकट काल उत्पन्न हुआ तो इनके पास अपने विवेक के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। तो कार्यपालिका जो है संस्था संघीय सरकार अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करे तो अधिक शक्तिशाली हो जाती है। तो कई जो महत्वपूर्ण पावर्स हैं वो इनके पास में है। तो निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। संघीय जो सभा है वो वर्तमान की कार्यपालिका संस्था जो है वो संघीय सरकार पर भी लागू होती है, क्योंकि सरकार संघीय सभा हो चाहे संघीय परिषद हो, दायित्व कार्य शक्तियाँ सब एक जैसी हैं और संकटकालीन शक्तियों से निपटने का जो अधिकार और दायित्व है वो अमूमन कार्यपालिका का ही होता है। अब ये बात एक अलग है कि कार्यपालिका चाहे एकल है चाहे बहुल है। हम अगले बात टॉपिक पे आते हैं कि वो ये है कि स्विट्जरलैंड की सरकार की क्या विशेषताएं हैं, अनूठी विशेषताएं हैं जो दुनिया में विश्व के किसी और संविधान में हमें देखने को नहीं मिलती हैं, अपने ही प्रकार की है और इसके ऊपर अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहली विशेषता तो ये है कि यहाँ की जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका है। बहुल कार्यपालिका का मतलब आपको इतनी देर से मतलब काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अमेरिका में एक राष्ट्रपति है, स्विट्जरलैंड में एक राष्ट्रपति है ना, हाँ, अमेरिका में एक राष्ट्रपति है और वहाँ पर और लेकिन यहाँ पर एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। बहुल इस दृष्टि से है कि कोई भी प्रमुख नहीं है, सभी समान हैं। यहाँ पे प्रजातंत्र और गणतंत्रीय भावनाओं की अतिशयता के कारण बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। रेपर्ड ने कहा है कि हमारी प्रजातंत्रीय भावना किसी एक व्यक्ति की अतिशय प्रभुसत्ता के विरुद्ध विद्रोह करती है।
तो लेकिन इस तरह का कोई उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता है। इससे पहले, है ना, इससे पहले तो आपको सोवियत संघ में प्रेसिडियम था, 37 उसके मेंबर हुआ करते थे, तो उसको उसके समीप कहा जाता है। लेकिन सोवियत संघ और इसमें आप समानता नहीं है, क्योंकि वो साम्यवाद और उसका उदाहरण है और ये पूर्ण लोकतंत्र का उदाहरण है। यहाँ पर जो समानता है वो वास्तविक है। बहुल कार्यपालिका यहाँ पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, और वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो विशेष परिस्थितियाँ हैं, वो और दुनिया के देशों से बिल्कुल अलग हैं। दूसरी खास बात यह है कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। हम दो प्रकार की कार्य प्रणालियों का अध्ययन करते हैं, एक संसदात्मक, दूसरा अध्यक्षात्मक। संसदात्मक ब्रिटेन वाली है और अध्यक्षात्मक अमेरिका की शासन प्रणाली है। यहाँ के संविधान में दोनों ही पद्धतियों के गुणों को स्वीकार करके एक समन्वयात्मक व्यवस्था अपनाई गई है ना। यहाँ पे दोनों का तारतम्य अलग अलग है। यहाँ पे ब्रिटेन का जो सम्राट है, जैसे भाई कार्यपालिका है, कोई अधिक उसको अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ के सदस्य सदन में बैठते हैं, उत्तर देते हैं, सारे काम करते हैं, है ना। यहाँ की एक पार्लियामेंट की समिति मात्र है, लेकिन पार्लियामेंट के ये मेंबर नहीं होते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। ये संसद का मार्गदर्शन भी करते हैं। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें इनकी है। और यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है वो यहाँ पे है, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत स्विट्जरलैंड में नहीं है। इंग्लैंड में सारा मंत्रिमंडल एक दलीय होता है, तो यहाँ पे एक दलीय नहीं होता है। यहाँ पे सभी प्रमुख लोगों को इसका मेंबर बनाया जाता है ना। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्विस सरकार में एक नेतृत्व का अभाव है। जैसे कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री करता, यहाँ पे सभी लोग समसहयोगियों में प्रथम है और वो केवल 1 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। तो ऐसे ही अध्यक्षात्मकता वाले जो गुण हैं, इन्होंने एक का स्थायित्वता, एक की कार्यकुशलता, एक की पद स्थिरता, इनके दोनों के गुणों को इन्होंने स्वीकार किया है। इनके यहाँ पे उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व का योग है, ये इनका सबसे प्रमुख गुण है, क्योंकि संसदीय शासन का सबसे प्रमुख गुण उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व का मतलब है कि शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले व्यक्ति जनप्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और उत्तरदायी की व्यवस्था के कारण सरकार जो है वो निरंकुश नहीं हो पाती है। और अध्यक्षात्मक का गुण क्या है? स्थिरता, क्योंकि उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, और जब कार्यकाल की निश्चितता होती है तो सरकार की जो है कार्यकुशलता अधिक देखने में आती है। तो स्विस सरकार में दोनों ही पद्धतियों के गुणों, उत्तरदायित्व और स्थायित्व का बहुत बड़ा योग है। यहाँ की सरकार संसद के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करती है, और लेकिन संसद भी इसको समय से पहले नहीं हटा सकती है। ना ही ये त्याग पत्र देती है, ना ही सरकार को पदच्युत करने का कोई अधिकार है। तो एक तरीके से इन्होंने बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर दोनों ही पद्धतियों के गुणों को इन्होंने स्वीकार करके एक अनूठी कार्यपालिका का निर्माण, सृजन किया है। यहाँ पे निर्दलीयता पाई जाती है, नॉन पार्टीशनशिप। यहाँ के सरकार के सदस्य किसी एक दल के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, और ये लोग भी राजनीतिक सीमाओं में रहकर कार्य नहीं करते हैं। अपने विवेक के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य करते हैं, दलबंदी की सीमाओं में नहीं रहते हैं, और राष्ट्र हित की साधना में काम करते हैं। यहाँ लिखा है कि सरकार का रूप दलबंदी पर आधारित नहीं है, वो दल की सीमा से परे है। सदन में ना तो वो दल का कार्य करता है, ना ही वो दल का नेता होता है, ना ही सदन के विभिन्न दलों के कार्य को वो निर्धारित करता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ राजनीतिक सजातीयता नहीं पाई जाती है। अपने निर्दलीय स्वरूप के कारण ये विभिन्न दलों में मध्यस्थता कर सकती है, और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भी सामंजस्य बना सकती है। निर्दलीयता का मतलब ये नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन
सरकार के निर्णयों को राजनीतिक दलों से स्वीकार कराना, राष्ट्रीय हित में कार्य कराना, ये इनके लिए आवश्यक है ना। इसके बाद में ये विशेषज्ञों की परिषद है। ब्रिटेन में और भारत में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संबंधित मंत्री अपने विभाग का एक्सपर्ट हो, है ना। यहाँ पर अमूमन क्या होता है कि लोकप्रियता के कारण, प्रशासनिक योग्यता के कारण, दल के कारण जो व्यक्ति अमूमन यहाँ पर जो मंत्रिमंडल में आते हैं वो अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं। पुनर्निर्वाचन पर यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बहुत सारे व्यक्ति एक ही पद पर 25-25 साल, 30-30 साल एक ही पद पर उन्होंने कार्य किया है, तो उनको अपने विभाग का एक्सपर्ट बना देती है। तो यहाँ पे लॉवेल ने लिखा है कि परिषद के सदस्य अपने अपने विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव दोनों होते हैं, है ना, दोनों होते हैं। तो ये जो है संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं हैं, जो कि अनूठी विशेषताएं हैं और स्विट्जरलैंड में ही पाई जाती हैं। तो ये प्रकार ये संघीय सरकार जो है वो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही कार्यपालिकाओं के लक्षण इसमें विद्यमान है ना। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि संघीय सरकार न तो इंग्लैंड के मंत्रिमंडल जैसी है और न ही अमेरिका के कार्यपालिका की जैसी है। यहाँ जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है, फिर भी इसमें दोनों व्यवस्थाओं के गुण मिलते हैं और ये दोनों व्यवस्थाओं से अलग हैं। बहुल कार्यपालिका होते हुए भी इसमें एकल कार्यपालिका के गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ सारी बातों में एक चीज़ और है कि व्यवस्था चाहे कोई भी हो, यहाँ लोकतंत्र, प्रजातंत्रीय और गणतंत्रीय जो भावना है वो बहुत प्रबल है और ये प्रजातंत्र का घर है। तो आपके देश की जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, देश में जनता का जैसा मूल आधार होता है, उसके ही अनुसार वहाँ की शासन पद्धति काम करती है। तो स्विट्जरलैंड को जो है वैसे भी प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। तो इस हिसाब से वहाँ कार्यपालिका में भी स्विट्जरलैंड जो है इस बात का ध्यान रखा गया है और वो अपनी जनता के विश्वास पर पूरी तरीके से खरी उतरती है। धन्यवाद।